हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आज बात करने वाले हैं कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक का अध्याय नंबर 1। जो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा बेस आपका बना सकती है। इस पूरी पुस्तक को हम कवर करने वाले हैं। आज ही चैप्टर नंबर 1 को हम डिटेल में डिस्कस तक तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अंत तक जुड़े रहें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक तारे या फिर दो तारे बिंदु चमकते हैं। धीरे धीरे आप देखते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। देखिए, और कुछ समय बाद छोटी छोटी चमकदार वस्तु से आपका आकाश भर जाता है, जिनमें से कुछ तो चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। चमकीले उनको बोलते हैं जिन तारों का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है वह तारा उतना ही आपका चमकदार दिखेगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो आपको उतना ही कम दिखेगा। मान लो कि आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं। देखते हैं आगे। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थिति में आपको दिखाई देते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जब आप चंद्र ग्रहण होता है तो उस तिथि को बोला जाता है पूर्णिमा। तो इसमें कहा गया है कि आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यही तिथि पूर्ण चंद्रमा की वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। आगे 15 दिन के बाद आप इसको नहीं देख सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रि अमावस्या हो जाती है। आप देखते हैं कि 15 दिन रात अंधेरी होती है, 15 दिन आपका रोशनी वाली रात होती है। तो जब पूर्ण चंद्रमा होता है उसको बोलते हैं आप पूर्णिमा। जब आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देता, अंधकार छा जाता है, तो उसको बोलते हैं अमावस्या। ऐसी रात साफ आसमान है तो आसमान का अवलोकन आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप आसमान साफ है तो आप उसका अवलोकन, उसका अब ऐसे कह सकते हैं आप उसके बारे में आप अध्ययन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते? क्या आपके जहन में भी ये सवाल कभी आया है कि जब हम रात रात हो जाती है तो तारे और चंद्रमा ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जैसे सूरज निकलता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप गायब हो जाते हैं? ऐसा क्या कारण है? तो इसका एक सिंपल कंसेप्ट ये है कि सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य का तापमान, सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि दिन के समय में सूर्य की रोशनी के कारण ये हमको दिखाई नहीं देते। यही कारण है शाम के समय में जब रात में सूर्य अस्त हो जाता है तो ये हमको दिखाई देते हैं। आगे देखो क्या दिया इसमें। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। देखो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको पता लगेगा इसमें कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड उनको बोलते हैं जो वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा और उल्कापिंड वगैरह और आपके धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, जो भी साफ रात को हमें आसमान में दिखाई देते हैं उन्हें ही हम खगोलीय पिंड कहते हैं। देखते हैं आगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड तो ऐसे होते हैं जो बड़े आकार के और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जो खगोलीय पिंड बड़े होंगे तो उनमें गैस का रूप जरूर होगा। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को आप तारा भी कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को आप कह सकते हैं तारा भी। देखो इसके बारे में इम्पोर्टेंट, यहाँ से ये वाला पैराग्राफ अब कंसेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो आकार में बड़े और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और उनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश भी होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जैसे क्या अगर बात करें, जैसे सूर्य है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य के पास में एक अपना एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्सेज है जिसको वो हमेशा से उत्सर्जित करता रहता है, हाइड्रोजन को हीलियम में।
हमेशा से बदलता रहता है। तो ऐसे को क्या बोल सकते हैं आप, खगोलीय पिंडों को तारे बोल सकते हैं। देखते हैं आगे, इसमें दिया है, देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। वैसे ये भी अगर आप आकार में देखें तो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे इनकी डिस्टेंस, दूरी काफ़ी दूर है, जिसके कारण हम इनको महसूस नहीं कर सकते। जो इनका प्रकाश होता है उनको कम महसूस करते हैं हम। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है, और जब उसको नज़दीक से देखते हैं तो बहुत बड़ी दिखाई देती है। ऐसी बात की गई है, रात्रि में आसमान की ओर देखते हैं तो आपको तारों की एक विभिन्न समूह या श्रृंखला आपको दिखाई देगी। इनको आप नक्षत्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इनको? नक्षत्र बोल सकते हैं। ऐसे ही एक नक्षत्र मंडल आपको सौरमंडल में भी दिखाई देता है। वैसे तो काफ़ी है, लेकिन हम जिसको देख सकते हैं वह एक ही है, जिसके बारे में हम भली भांति जानते भी हैं, जिसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है। उसका आप बोल सकते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर। इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या नाम है इसका? अर्सा मेजर या बिग बियर। तो देखते हैं इसमें आगे, सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब सप्त, सात ऋषि, या आप बोल सकते हैं संत ऋषि। ऐसे आप इसको कह सकते हैं कि 7 तारों का एक ऐसा समूह होता है जिसको हम अर्सा मेजर कहते हैं, या अर्सा मेजर का ही भाग है सप्तऋषि मंडल। इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट याद रखना है आपको ये, कि जो सप्तऋषि तारा मंडल है वो किसका भाग है? तो अर्सा मेजर का भाग है या बिग बियर का भाग है। और कितने तारों का समूह है? तो 7 तारों का समूह। आप इधर देख सकते हैं, ये 7 तारों का एक समूह है इसमें। देखते हैं आगे, परिवार या पड़ोसी, किसी बड़े व्यक्ति, या ऐसे कहिए आप कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह हुए नक्षत्र मंडल के बारे में आपको दिखाएं। तो प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण भी तारों की सहायता से ही करते थे। प्राचीन काल में क्या घड़ी होती तो नहीं थी, तो समय का निर्धारण तारों के द्वारा ही किया जाता था। उत्तरी तारा जो कि उत्तर दिशा में चमकता है, ये भी अर्सा मेजर में ही पाया जाता है। सप्तऋषि मंडल तारा समूह का ही एक तारा है ये, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तर दिशा में चमकता है ये आपको याद रखना है कि जो ध्रुव तारा है किस नक्षत्र मंडल का भाग है। तो सप्तऋषि तारा मंडल के अर्सा मेजर का भाग है, बिग बियर का भाग है ये। ठीक है, देखते हैं आगे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप जैसे मैंने ये बताया चित्र में, उसमें दिखाया गया है पूर्ण रूप से। ये देखें एक बार और देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये 7 ऋषि को, एक सप्तऋषि होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये। तो 2 तारों की बिल्कुल एक सेम लाइन डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपको सप्तऋषि तारा मंडल, 7 ऋषियों के तारों का मंडल, और अर्सा मेजर का भाग होता है ये। देखते हैं आगे, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं पृथ्वी क्या एक ग्रह है? तो पृथ्वी के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा तो है नहीं, तो इसलिए ये भी एक ग्रह है। ऐसे हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन अब 8 ग्रह हैं। तो पृथ्वी भी उनमें एक ग्रह आती है। तो इसमें बताया गया है ग्रह आप किसको कह सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया पृथ्वी का। पृथ्वी भी एक ग्रह है। कैसे? कि जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, उन तारों के प्रकाश से नहीं चमकते, या ऐसे कह सकते हैं आप, जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, वही ग्रह कहलाते हैं। अभी कंसेप्ट लेते हैं हम पृथ्वी पर कि पृथ्वी ग्रह है तो कैसे हैं। तो पृथ्वी आप देखते हैं, जब सूरज चमकता है
तो पृथ्वी पर प्रकाश आता है, जब सूर्यास्त हो जाता है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। तो सीधा कंसेप्ट ये है कि ग्रह वे होते हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश या उसमें नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको ग्रह वाला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे। ग्रह जिसे अंग्रेजी के प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा का प्लेनेटाइड शब्द से निकला है। जो ग्रह शब्द है इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेट। ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से निकला है। आप सीधे स्टेट पीछे से पूछ लेते हैं इसको कि जो ग्रह शब्द है या प्लेनेट शब्द है किस भाषा से निकला है, तो ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेट या प्लेनेटाइड शब्द का अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जैसे पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। अब मैंने बात करी है कि जो ये ग्रह है या इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परिभ्रमक, मतलब चारों ओर घूमने वाला। तो इससे कंसेप्ट को लेते हैं हम पृथ्वी पर। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी ग्रह है, अभी मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो पृथ्वी ग्रह है, तो ग्रह है तो फिर ये भी चारों ओर चक्कर लगाता होगा। अब बात करने वाले हैं कि चारों ओर चक्कर लगाता है तो किसका लगाता है चारों ओर चक्कर, जब ग्रह का मतलब ही है कि चारों ओर घूमने वाला, तो ये भी किसका चक्कर लगाता है। तो देखते हैं आगे। यह एक ग्रह है और अपना संपूर्ण प्रकाश से उसमें सूर्य से प्रकाशित करते हैं। जो हमारी पृथ्वी है ये भी ग्रह है, बात कर चुके हैं इस पर। तो इस पर जो प्रकाश आता है उसमें ग्रहण करता है, ये किससे करता है, सूर्य से करता है, और सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस ग्रह से प्रकाश प्रकाशित करता है तो उसी के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। सब अगर आप बात करें तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा आता है ये। जैसे अब देखें क्रम वाइज, तो सूर्य, बुध, मंगल, पृथ्वी। तो चौथा ग्रह अगर आप देखें तो सूर्य से डिस्टेंस में चौथा ग्रह आपका पृथ्वी आता है, सबसे नज़दीकी में है ये। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जब आप देखेंगे चंद्रमा पर, आप पृथ्वी को जाकर देखें तो आपको ये भी सूर्य की तरह चमकती हुई आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश, ये जो पृथ्वी है सूर्य के बहुत नज़दीक ही है, इसलिए हमें सूर्य इसको प्रकाशित रखता है। आप किसी और ग्रह से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी आपको एक चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस चैप्टर की पीडीएफ में आपको इसके टेलीग्राम पर आपको डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं डिटेल में जा करके। कुछ डिस्टेंस दिए गए हैं, आप रोटेट करके इसको पिक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, इसको रोटेट करके आप इसको देख लेना आराम से। पीडीएफ इसकी मैं आपको टेलीग्राम। देखते हैं आगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का एक सहचर है। सहचर का मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, तथा इसके चारों चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। अभी मैंने पीछे बताया है कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो इसमें बात की गई है कि 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। चंद्रमा मतलब उपग्रह भी होते हैं। जैसे मंगल ग्रह के भी उपग्रह हैं, फोबोस, डिमोस, 2 प्राकृतिक उपग्रह है उसके। ठीक है, तो ऐसे और भी हैं। देखते हैं आगे। देखो, बात करते हैं सबसे पहले। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल मतलब सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखें। तो आप ट्राई कर सकते हैं इसमें। देखते हैं आगे। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं और उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, सभी को मिलाकर आपका सौरमंडल बन जाता है। जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, और ऐसे ही इन सबको मिलाकर क्या बनता है आपका सौरमंडल। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया होता है सूर्य। मतलब ये सभी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। अब देखते हैं सूर्य के बारे में क्या कहा गया है।
सबसे पहले एक शब्द की उत्पत्ति देखते हैं इधर। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए भी एक शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ज्योग्राफी के लीजिए। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, मतलब पृथ्वी का अध्ययन। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया। ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, मतलब पृथ्वी को लिखना, पृथ्वी का विवरण देना। तो देखिए जियो के साथ में अगर आप लॉजी जोड़ देते हैं तो जियोलॉजी बनता है, मतलब पृथ्वी का अध्ययन। अगर आप मैट्रिया जोड़ देते हैं जियो के साथ में तो ज्योमेट्री, मतलब पृथ्वी का मापन। अगर आप जियो के साथ में ओइड जोड़ देते हैं तो आप पृथ्वी के आकार का अनुरूप। तो 3 शब्द 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है ये। कंसेप्चुअल पॉइंट है आपको जानने के लिए कि जैसे जियोलॉजी, जियो के साथ में आप लॉजी जोड़ देते हैं तो बन जाता है पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। उसके बाद आप मैट्रिया जोड़ देते हैं जियो के साथ में तो पृथ्वी का मापन, मेजरमेंट पृथ्वी का। अगर आप जियो के साथ में ओइड्स जोड़ देते हैं तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उनमें से हमारी पृथ्वी भी एक ऐसा है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है ग्रह क्या होता है। ग्रह वह होता है जिसका ना तो अपना प्रकाश होता, नहीं अपनी उष्मा होती। दूसरा कंसेप्ट ग्रह शब्द का होता है परिभ्रमक, मतलब चारों ओर घूमने वाला। तो चारों ओर घूमने वाला मतलब हमारी पृथ्वी एक ग्रह है तो वो भी चारों चक्कर लगाती हैं। अब किसके चक्कर लगाती है तो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। ठीक है, इसमें बात की गई है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गैसों से बना है, क्योंकि गैसों का जो जितना बड़ा होगा वो गैसों से उतना ही भरपूर होगा। ठीक है, इसका खिंचाव, अब जैसे इसमें बात की गई है कि गैस से भरा है तो गैसें कौन सी, हाइड्रोजन हीलियम गैसें पाई जाती है इसमें मेन रूप से, जो कि सीधा आपका एनर्जी रिजोल्व करता है, एनर्जी उष्मा को उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसका खिंचाव बल एवं सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है ये, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हमसे काफ़ी डिस्टेंस पर है ये, जिससे हम इसकी अत्यधिक, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर 6000 डिग्री, अब कम से कम लो तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, कम से कम वाला, सबसे आउटर वाला। और जो आप कोर में देखें तो 15000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे तक आने में, हम सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 या 17 सेकंड लगते हैं, क्योंकि कई सोर्सेज में अलग अलग, कई में 20 ही मिलता है वैसे तो मैंने इसलिए कहा है। अब बात करते हैं कि लेकिन सूर्य इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सबसे नज़दीक तारा जरूर है लेकिन हमसे बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसलिए सूर्य का प्रकाश को, जो एक्चुअल प्रकाश है, उसको हम महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमसे काफ़ी दूर है। देखते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे, अगर हम सबसे पहले सूर्य ले तो सूर्य के सबसे नज़दीक में आपका बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, मतलब अरुण, वरुण। ठीक है, तो अगर आप दूरी के अनुसार देखें पृथ्वी, अगर आप सूर्य से दूरी के अनुसार आप चेकआउट करें तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी। सूर्य को भी लगाए तो चौथा ग्रह आ जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, और चौथा ग्रह आपका सूर्य, तो तारा है एक। ठीक है, तो अब सूर्य से डिस्टेंस की बात करें तो सूर्य को लगाकर चौथे नंबर पे आता है ये। ठीक है, देखते हैं आगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो रास्ते होते हैं दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कक्षाओं में चलते हैं। ठीक है, सूर्य चक्कर लगा रहे हैं तो कैसे चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों सभी ग्रह तो एक अपनी नियमित कक्षा में दीर्घवृत्ताकार रूप में चक्कर लगा रहे हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, अपनी कक्षा में चारों ओर
चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है इसका, सूर्य का, तो बुध है। और सबसे नज़दीकी जो तारा होने के या ग्रह होने के कारण सबसे कम दूरी इसको, सबसे कम दिन इसी को लगते हैं। 88 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है ये। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पे उसका वातावरण, उसकी आकृति देखने में अगर आप लगे तो पृथ्वी के समान ही लगता है, इसलिए पृथ्वी के समान ही उसको माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु मैंने बताया ना अभी पहले 9 थे लेकिन अब 8 है। 2006 में उसको निरस्त घोषित कर दिया था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो 2006 में इसका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में इसका फैसला लिया गया क्योंकि ये बोने ग्रह में आ सकता है। देखते हैं आगे, बात करते हैं पृथ्वी। सूर्य से पृथ्वी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर आप सूर्य को छोड़ दें तो तीसरा, अगर सूर्य को भी लगा ले तो चौथा ग्रह है। ठीक है, अगर आप सूर्य से हटके जोड़े तो तीसरे नंबर पे आता है बुध, शुक्र और पृथ्वी। ठीक है, आकार में देखें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ये। अगर आप सूर्य से देखें तो तीसरा ग्रह है, अगर आप आकार की दृष्टि से देखें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, कुछ विशेषताएं इसकी कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव कहा जाता है। ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होने के कारण ही इसको हम कह सकते हैं भू-आव। भू-आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो इसमें दिया है कॉलम में कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड का वक्त लगता है, जो भी मैंने बताया है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं संभव जो आप बोलते हैं स्थितियां हैं वो केवल पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी न एक अधिक गर्म न ही अधिक ठंडी, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जैसे गैसें, जैसे ऑक्सीजन जो जीवन प्राणदायिनी गैस मानी जाती है, ऑक्सीजन है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर जब आप पृथ्वी को पार कर अंतरिक्ष में जाते हैं तो देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देते हैं, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला दिखाई देने का कारण ये है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा महासागर, सागर, पानी का जो प्रतिशत है, पानी का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। उसी के कारण पानी के नीले रंग के कारण ही जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो पृथ्वी आपको नीले रंग की दिखाई देगी। इसी के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, देखो इसमें भी दिया है कि 2/3 2/3 पानी से ढकी हुई है, इसी यही कारण है। देखिए, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो देखिए, अगर आप देखें, मालूम करें कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया तो आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन गया है चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में कौन गया है। ठीक है, तो राकेश शर्मा आप जानते हैं, राकेश शर्मा जो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय रहे हैं, उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षर में लिखा जाता है। बात करते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। मान लीजिए 100 में से 25वां भाग, 100 में से 25वां भाग अगर मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर एरिया पृथ्वी का है तो 25 होगा चंद्रमा का। आप ऐसे समझ लीजिए इसको। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। हम चंद्रमा को देखते हैं तो बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जितने भी और ग्रह, उपग्रह और तारे हैं उनसे सबसे नज़दीक हमारे चंद्रमा ही हैं। ठीक है, यह हमसे 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 कुछ मीटर की दूरी पर, किलोमीटर की दूरी पर है ये। ठीक है,
देखो उपग्रह, उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भाई ग्रह भी उसी तरह से जिस प्रकार ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार उपग्रह भी ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम पिंड होता है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक बोल सकते हैं पिंड कह सकते हैं, उपग्रह कह सकते हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी पर संचार माध्यम कैसे सुलभ बनाया जाए उसका अध्ययन करना। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में रखा जाता है या भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित इसको कर दिया जाता है। कुछ नियमित समय के लिए इसको भेजा जाता है। उसके बाद ये डैमेज होता है तो फिर ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगना स्टार्ट होता है। देखते हैं आगे। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट जो भारत के लिए उपलब्धि है, भारतीय ने अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचा रखे हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर सकता है। अभी पीछे बात की है बुध की जो कि 88 दिनों में चक्कर पूरा करता है सूर्य का। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिन में चक्कर पूरा करता है? तो 27 दिन में पूरा करता है। देखो ये 27 दिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए कि 27 दिन क्या इम्पोर्टेंट। हमारे आप देखते हैं कि महीने में 30 दिन या 31 दिन होते हैं, तो 30-31 दिन का जो कंसेप्ट है वो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला ही कंसेप्ट है। ठीक है, 27 दिन से ही 30 दिन होते हैं इसमें। अगर आपसे एग्जाम में या कोई रियल वे में कोई पूछे कि महीने में 30 दिन क्यों होते हैं, तो 30 दिन होने का कारण ये है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है और तिथि घटने बढ़ने के कारण वो 30-31 दिन हो जाते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट उम्मीद है मुझे आपको याद आ गया होगा। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। जब हम देखते हैं चंद्रमा को तो हमेशा आपको एक परछाई वाला चंद्रमा का एक पोर्शन ही आपको दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमेशा उसके चारों चक्कर लगाता है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे और रेगिस्तान भी कुछ देखे गए हैं अभी चंद्रयान 3 ने। तो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं जो हम देखते हैं छाया वाला पोर्शन, तो ये वही कारण है, उसी वजह से चंद्रमा पर छाया दिखाई देती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम देख सकते हैं। ठीक है, आपको इंडिया वाला मैप से कुछ शेर वाला चिन्ह से आप देखते हैं जब पूर्णिमा होती है, तो वही है जो आप बोलते हैं पर्वत, गड्ढे, रेगिस्तान, उसका ही दिखाई देता है। बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। तारे, ग्रहों, उपग्रहों के अस्तित्व असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। भाई जैसे ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया और अतिरिक्त छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो जो असंख्य अनगिनत होते हैं, जो छोटे पिंड होते हैं, उनको आप क्षुद्र ग्रह बोल सकते हैं। ठीक है, जो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते, तारों की श्रेणी में नहीं आते, उनको आप क्षुद्र ग्रह बोल सकते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच असंख्य पाए जाते हैं। एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है। बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है। तो आपको याद रखना है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे और वे एक ऐसे बोल सकते क्षुद्र ग्रह का रूप ले लिया, उनको पत्थर के हो गए, आप ऐसे बोल सकते हैं पत्थर के बन चुके बिल्कुल, और इसलिए अब चक्कर लगा रहे हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को आप उल्का पिंड कहते हैं। जैसे आप कई बार देखते हैं कि भाई नशे तो टकरा गया या उल्का पिंड आ रहा है, तो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उन्हीं को आप उल्का पिंड कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम पूछ सकते हैं, और क्षुद्र ग्रह की भी। और उल्का पिंड क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं।
कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक तक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल भी जाते हैं और फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं। इनकी जो गति होती है चक्कर लगाने की इतनी तेज होती है, बाय द वे अगर ये बाहर हो गई उस गति से तो पृथ्वी पर आएंगे, तो पृथ्वी पे घर्षण के कारण पृथ्वी घूमती है, तो घर्षण के कारण इनमें जब घर्षण के कारण वायुमंडल के टच में आते हैं तो इनमें आग जलने लगती है और ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फिर कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले भी नहीं पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आप सुनते होंगे, पहले भी घटना हो चुकी है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का एक समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। आप देखते हैं आकाश में एक और दूसरी ओर एक चौड़ी पट्टी आपको दिखाई देगी, उसमें चमकदार रास्ते से आपको दिखाई देंगे, तो आप देख सकते हैं वही आपका मिल्की वे है, उसी को आकाशगंगा कहते हैं। आप बोल सकते हैं एक आकाशगंगा और भी व्यवस्था आजकल और भी ढूंढ रहे हैं जो हमारे पास वाले जैसे एक तो आकाशगंगा ये है हमारी मिल्की वे। आप एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके पास में भी एक आकाशगंगा खोज दी है, तो पूछ सकते हैं हमारे पास वाली आकाशगंगा का नाम क्या है, तो जो हमारे आकाशगंगा के पास में है दूसरी, उसका नाम है एंड्रोमेडा। आपको याद रखना है, शब्द इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास वाली आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा और जो हमारी खुद की है उसका नाम है मिल्की वे। तो बात इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है आपको ये। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। भी जैसे एक रिवर फ्रंट से एक वाइट कलर में दिखाई देता है, तो एक नदी के रूप में इसका नाम रखा गया आकाशगंगा, कि कोई गंगा बह रही है आकाश में। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार इसमें आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता कल्पना करना भी अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक आजकल ये भी कह रहे हैं कि और भी ब्रह्मांड है, कैसे बना। तो एक कंसेप्ट आएगा, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको चैप्टर्स में। जहाँ भी कंसेप्ट वाली बात आएगी वहाँ पे रुककर आराम से डिटेल में बताएंगे। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में जुटे हैं और इनके आकार में के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक मिली नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सजेशन कमेंट में बताएं और इस सीरीज आगे भी इस तरह कंटिन्यू रहेगी। तो